गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी का एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी पूछता है, और वो भी क्लास 10th to 12th। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं भूगोल कक्षा 10 का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। पहला नंबर चैप्टर देखते हैं संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। पढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ठीक है, और उसको बनाने के लिए कभी कभी प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से जो यहाँ संभाव्य का मतलब है जो अभी यूज में ना हो रहा है लेकिन आगे चल के हो सकता है हमारे यूज में हो, उस संभावी है, मतलब कि आगे हो सकता है हमारे यूज में रहे, हमारी आवश्यकता बने। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आज भले प्रयोग में ना लाया जाए लेकिन आगे चल के हो सकता है प्रयोग में लाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक है, जैसे एक अगर लकड़ी का पौधा लकड़ी ले लिया जाए। ठीक है, अगर लकड़ी है, तैयार है, तो वो हमारे यूज में आएगा फर्नीचर बनाने में, कुर्सी बेड ये सब बनाने में। और फिर अगर वो छोटा पौधा है, कभी कभी लकड़ी का प्रयोग आग जलाने में भी प्रयोग किया जाता है। अभी तो फिलहाल गैस हो गया, लेकिन फिर भी आग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर वो लकड़ी है, तैयार है, तो वो हमारे यूज में अभी के लिए है, लेकिन अगर छोटा पौधा है तो उसको हम यूज में नहीं ले सकते ना। तो उसको अब जब बड़ा होगा, आगे चल के हो सकता है आगे चल के काम में आए, तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, संभाव्य। अब देखते हैं। यहाँ दिया है ये संसाधन और प्राकृतिक और मानवीय के बीच में मतलब कि संबंध दिए गए हैं कि संसाधन के प्रकार अभी हम बताएंगे। यहाँ देखिए चार्ट है, देख लीजिए। संसाधन जो हमारे यूज में आ रहा है, हमारी आवश्यकता है, वो संसाधन है। ठीक है, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल, और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं, और मानवीय मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो संसाधन। ठीक है, अब प्राकृतिक में आता है नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण योग्य में सतत मीन्स लगातार या कंटिन्यू, या प्रवाह जो कंटिन्यू मतलब ये प्रकृति, जैसे एग्जाम्पल में दिया है पवन। पवन मीन्स होता है हवा। हवा क्या है, लगातार बहती रहती है, प्रवाह करती रहती है, और ये क्या है, प्राकृतिक है, इसीलिए नवीकरण में हो गया। दूसरा आता है जैव। ठीक है, अब जैव में भी दो प्रकार के जैव मतलब जीव, जिसमें जीव पाए जाए, जैसे प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति मतलब वही पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं, इनमें भी ये प्राण पाया जाता है, जीव है ये। और उसी तरह वन्य जीव। वन्य जीव मतलब कोई जानवर हो गया। ठीक है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जीव मतलब जानवर। अब देखिए दूसरा अनवीकरण में दो होते हैं, कौन कौन से, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में आता है धातु, मतलब बार बार उसको नवीन किया जाता है, बार बार। जैसे सोना है, अगर एक बार सोने को कान के लिए बना दिया जाए, फिर उसी कान को अगर पुराना हो जाए तो अंगूठी बना दिया जाए, फिर उसी मतलब नवीकरण किया जाता है, उसको नया किया जाता है। और पुनः चक्रीय मतलब बार बार उसको मतलब परिवर्तित कर दिया जा सकता है। उसी तरह अचक्रीय जो बिना बिना
बिना कन्वर्ट किए, मतलब वो वैसे ही रहे जैसे जीवाश्म ईंधन। मतलब कि अगर एक बार जीवाश्म ईंधन में आते हैं जैसे कि मिट्टी का तेल, अगर मिट्टी का तेल बनने के लिए बहुत समय लग जाता है, हजारों करोड़ों साल लग जाता है, ठीक है। लेकिन एक बार जब बन जाता है तो बनने के बाद जब एक बार उपयोग किया जाता है तो उपयोग करने के बाद वो दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मानवीय में आते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है हमारी आवश्यकताओं के लिए, उसे वो क्या कहते हैं, मानवीय, ठीक है। तो मानवीय में दो प्रकार के आते हैं, मानवीय में कौन कौन से, संरचनाएं एवं संस्थाएं। अब आगे चल के हम बताएंगे संरचनाएं क्या होता है, संस्थाएं क्या होता है, और मात्रा एवं गुणवत्ता क्या होता है। अब देखिए यहाँ दिया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है, ठीक है। कोई भी चीज़ एक रूप से दूसरे में रूप में होती है, परिवर्तित होती है, तो वह किसके द्वारा होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा, या तो नेचुरल हो जाए, ठीक है, या तो प्रौद्योगिक हो जाए, या तो संस्था के द्वारा। अब देखते हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मानव जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानव है, जैसे हम लोग इंसान हैं, अगर कोई चीज़ हम ले ले रहे हैं, मान लेते हैं लकड़ी का लट्ठा ही ले लेते हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा बनता है, ठीक है, पेड़ से उपलब्ध होता है। तो अगर उसको हम फर्नीचर में जैसे कि मतलब यूज कर रहे हैं, तो कोई मशीन कुछ भी तो यूज करेंगे, उसको यूज करने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। वही कह रहा है कि प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, उस प्रकृति के साथ उस लकड़ी के साथ क्रिया करते हैं, तो हमारा आर्थिक विकास होता है। अगर हम उससे कुछ मेज बना लें, कुर्सी बना लें, बेड बना लें और उसको बेच दें, तो हमारी आर्थिक संकट दूर होंगी, हमें आर्थिक व्यवस्था मतलब मिलेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि समझते हैं तो हाँ, नहीं समझते हैं तो नहीं। ऐसा नहीं है, बताया हम, संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव जो है संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। जो हम बताए हैं कि मतलब प्रकृति में जो मिलता है उसको हम संसाधन में प्रयोग करके उसके बाद प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैव और अजैव, जिसमें जान पाई जाए और जिसमें जान न पाई जाए, ठीक है। अब समाप्यता के आधार पे नवीकरण और अनवीकरण, मतलब जिसको पुनः निर्माण किया जाए, पुनः दूसरा रूप दे दिया जाए, और जिसको नया न किया जा सके उसको अनवीकरण। अब देखिए स्वामित्व के आधार पे, मतलब कि किसका है किसका नहीं, अपनेपन के आधार पे, अपना है कि पराया है, ठीक है। तो पहला आता है व्यक्तिगत, दूसरा आता है सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब खुद का स्पेशल, और सामुदायिक मतलब दो या दो से अधिक लोगों के मिल करके जो चीज़ है उसको सामुदायिक बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब अपने देश का है, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बहुत से देशों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए, विकास के स्तर पर या फिर उसके आधार पर संभावित, जो हम बताए हैं कि उसकी संभावना है कि वो आगे हमारी आवश्यकता में आए। विकसित मतलब कि जो प्रयोग में किया जा रहा है, प्रयोग में लाया जा रहा है, विकसित हो चुका है, डेवलप हो गया है। भंडार और संचित कोष, ठीक है। भंडार मतलब अधिक हो गया है, उसका हम इकट्ठा कर दिए, और संचित मतलब जो कि बचा के हम रखे हैं। जैसे कि अगर एक बार केरोसिन मतलब कि मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया तो समझ लो ख़त्म हो गया, दोबारा कई सालों के बाद वो प्राप्त होगा।
ठीक है। तो उसी को बचा के रखना ही क्या कहलाता है, संचित कोष। यहाँ हम देखते हैं, ये आप लोग का काम है कि प्रत्येक संवर्ग से, मतलब कि जो भी संसाधन है जितने भी प्रकार के हैं, कम से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। अपने आसपास में कोई भी वस्तु है उसको पहचान करें कि ये कौन सा संसाधन है, नवीकरण है या अनवीकरण है, जैव है या अजैव है। ठीक है। अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार। हमने चार्ट में तो बताया है लेकिन फिर से देख लीजिए। उत्पत्ति के आधार पे, मतलब कि वह किस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं उसके आधार पे, जैव संसाधन। यहाँ परिभाषा दिया है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब कि जिसमें जान होती है उससे होती है, और इनमें जीवन व्याप्त है और इसमें जीवन भी रहता है। जैसे कि मनुष्य के अंदर जान रहता है, चलता फिरता है, उठता बैठता है। ठीक है। इसके अंदर जान है और भी इसके अंदर जान के साथ साथ जीवन भी ये व्याप्त करता है। वनस्पति जात, उसी तरह पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी छोटे से बड़े होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। प्राणी जात, मत्स्य जीवन, मतलब कि मत्स्य मीन्स होता है मछली, मछली का जीवन, पशुधन। ठीक है। चौपाया जिसको कह सकते हैं, आदि। अजैव संसाधन में वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। इसमें अंतर है, जिसमें जान पाए जाते हैं और इसमें जान नहीं पाए जाते। ठीक है। उदाहरण जैसे कि चट्टानें और धातुएं, ये प्राकृतिक तो हैं। ठीक है। प्रकृति से बने हैं लेकिन इसमें जान नहीं पाया जाता। दूसरा है समाप्यता के आधार पे। नवीकरण, पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि वह संसाधन जो हम किसी अपने मतलब कार्य के द्वारा, ठीक है, अपने प्रक्रियाओं के द्वारा हम उसको पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, नवीकरण, या फिर एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन या वन्य जीवन। ठीक है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जाता है। हमने पहले की चार्ट में दिखाया था कि नवीकरण के 2 भाग होते हैं। यहाँ देखिए, नवीकरण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, सतत या प्रवाह, और दूसरा है जैव। ठीक है। अब देखिए, अब अनवीकरण में इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब कि इसको बनने में बहुत हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। जैसे कि खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके एग्जाम्पल में खनिज कह सकते हैं और क्या, जीवाश्म ईंधन। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हमने पहले बताया कि इसको बनने में ज़्यादा समय लग जाता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। मतलब कि हमने उसमें भी बताया था कि अनवीकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। चक्रीय में क्या होता है, पुनः चक्रीय में कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में अपनी प्रक्रियाओं द्वारा, प्रक्रियाओं द्वारा हम उसको ढाल सकते हैं एक रूप में दूसरे रूप में। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया। ठीक है। मिट्टी का तेल अगर एक बार खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया, पुनः उसको बनने में हजारों करोड़ों साल लग सकता है। उसी तरह स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, पहला है संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी आते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिसको दूसरा कोई नहीं प्रयोग कर सकता। अगर वो आपका है तो आपका ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं प्रयोग कर सकता।
बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। मतलब कि ऐसा भी पहले के ज़माने में ऐसा देखा जाता था, सरकार की ज़मीन रहती थी और उस पे गाँव के मज़दूर या फिर किसान काम करते थे और उसके बदले में वे उनको कर देते थे, लगान देते थे, ठीक है। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते थे, लेकिन बहुत से जो अमीर रहते थे वो अपनी ज़मीन अपने ही बोते बैठाते थे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, स्वामित्व। शहरों में लोग भूखंड, घरों, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। मतलब जिसका अपना जिस संसाधन पर अपना हक है वो क्या है, स्वामित्व है, ठीक है। उसको व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। अगर ये हमारा घर है तो हमारा ही है, कोई दूसरा नहीं ले सकता, जब तक हम उसको बेचें ना या फिर किसी को दें ना। तो वो क्या है, स्वामित्व है। मतलब स्वामित्व में कौन सा है, व्यक्तिगत संसाधन है। उसी तरह